जय हिंद साथियों। चलिए समझते हैं आज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो पाचन तंत्र होता है, इसमें हमारे फूड पाइप का क्या कार्य होता है। इस चीज़ों को आज की क्लास में अपन समझेंगे। इससे पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने स्टार्ट करवा दिया है और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो माउथ वाला पार्ट है, माउथ वाले पार्ट के अंदर जो टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स और इसके अंदर अपन टंग यानी जीभ के बारे में पढ़ते हैं, वो मैं पिछली क्लासेस में समझा चुका हूँ। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जो क्या होते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो क्या होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता है, इसमें अपन पाचन तंत्र का तीसरा अंग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, आप बताओगे, फूड पाइप, जिसे हिंदी में कहेंगे भोजन नलिका। चलिए इसके बारे में आपको याद चीज क्या क्या रखनी है। देखिए भोजन नलिका यानी कि माउथ के बाद, माउथ यानी कि अपने मुख के बाद भोजन किस में जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप बताओगे फूड पाइप के अंदर जाता है। इससे पहले यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा इससे पिछली क्लास में, तो पहले आप उनको जाके देखिए ताकि आपको आज की क्लास बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक। ठीक है, समझिए। देखिए जो फूड पाइप होता है, यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं, किसकी बात करूं, लंबाई की, लंबाई इनकी जो यानी जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो फूड आता है यानी जब इसमें फूड क्या होता है मिक्स हो जाता है, यानी इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उनके द्वारा लार स्रावित किया जाता है, यानी जो सलाइवा होता है उसको भोजन के अंदर मिला दिया जाता है और भोजन को टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो इस भोजन को अपन बोलते हैं बोलस, बोलस फूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बोलस फूड कहते हैं। हिंदी में सेम नाम है इसका, बोलस भोजन। यानी आप क्या बताओगे, जो फूड पाइप होती है इसके अंदर बोलस भोजन आता है। कैसा भोजन आता है, आप बताओगे, इसके अंदर बोलस भोजन आता है यानी जिसमें थोड़ा बहुत आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हुआ रहता है। अब आगे बात करें, यह जो फूड पाइप होती है, यह फूड पाइप माउथ को, माउथ यानी कि मुख को, मुख को आमाशय से जोड़ती है, आमाशय यानी कि स्टमक, किससे जोड़ती है, स्टमक से जोड़ती है। यानी इसके द्वारा फूड पाइप के द्वारा माउथ से लेकर भोजन कहाँ तक जाता है, आमाशय तक जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इससे आगे बात करते हैं। तो देखिए किसी भी व्यक्ति की जो फूड पाइप होती है, क्या होती है, कोई किसी व्यक्ति की फूड पाइप होती है उसमें कुछ रिंकल्स पाई जाती है। जैसे मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो इधर देखिए, जैसे मानिए यह किसी व्यक्ति का माउथ, देखिए इधर समझिए, ये उसकी क्या होगी, फूड पाइप, क्या होगी उसकी फूड पाइप। तो इस फूड पाइप में कुछ इस प्रकार से रिंकल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें कुछ रिंकल्स पाई जाती हैं। एयर रिंकल्स बनी होती है मांसपेशियों की, किसकी होती है, एयर रिंकल मांसपेशियों यानी मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फूड पाइप में जो रिंकल्स होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो होती है मांसपेशियां होती हैं। और याद रखना है आपको क्या होता है इसमें, देखिए जब फूड पाइप के अंदर जो भोजन होता है वह हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। कैसे जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, यानी कुछ इस प्रकार से घूमता हुआ नीचे की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर अलग से दिखाना चाहूँ, जैसे मानिए ये आपने फूड पाइप है तो इसमें भोजन कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपन नाम देते हैं क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, क्रमाकुंचन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखिए आप चाहे खाना किसी भी प्रकार से खाइए, इसका कोई महत्व नहीं है। आप चाहे अपन वैसे नॉर्मली खड़े होके या बैठ के खाना खाते हैं तो माउथ से लेकर भोजन पेट की तरफ ही जाता है। या आप लोग कभी क्या करते हो, यदि आप ऐसी कंडीशन होती है कि आपको नीचे की तरफ सर हो जाए, ऊपर की तरफ आपके पैर हो जाए, तो उस समय भी जब आप खाना क्या करोगे, ग्रहण करोगे यानी खाने को इनहेल करोगे, तो उस समय भी भोजन माउथ से लेकर कहाँ तक जाएगा, पेट की तरफ यानी आमाशय की तरफ ही जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि उल्टे होने पर भोजन कभी नीचे की तरफ आ जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। यानी तो इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं, इसको अपन क्रमाकुंचन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्रमाकुंचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बताओ, क्रमाकुंचन को इंग्लिश में पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए
अब जो आपकी फूड पाइप होती है क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, फूड पाइप है। क्या है आपकी ये फूड पाइप, इसको मैं नाम देता हूँ फूड पाइप, यानी कि भोजन नलिका, भोजन नलिका। सेम इसी से एक और लाइन जुड़ी रहती है जिसको अपन बोलते हैं विंड पाइप, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन वायु नलिका। क्या कहते हैं, आप क्या बताओगे, वायु नलिका कहते हैं। तो इस फूड पाइप यानी कि जो भोजन नलिका होती है उस वायु नलिका के ऊपर इस प्रकार से एक ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ढक्कन पाया जाता है, जिसको अपन नाम देते हैं इपिग्लोटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं घाटी का ढक्कन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिग्लोटिक्स। क्या कह सकते हैं इसको, एपिग्लोटिक्स, या बोलते हैं इसको हिंदी में कहते हैं घाटी का ढक्कन। देखिए इसका कार्य क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो तो खाना इनहेल कर रहे थे, यानी जब आप खाना खाते हो तो यह वायु नलिका को बंद कर देता है, यानी खाना किसकी तरफ चला जाए, फूड पाइप में होता हुआ आमाशय की तरफ चला जाए। लेकिन जब आप सांस को इनहेल कर रहे होते हैं यानी सांस को ले रहे होते हो तो यह इस एपिग्लोटिक्स का यह कार्य रहता है कि यह एपिग्लोटिक्स किसको बंद कर देगा, यानी फूड पाइप बंद कर देगा, और आपकी वायु जो सांस होती है यानी जो आप वायु का जो मिश्रण इनहेल करते हो वह कहाँ किसकी तरफ चला जाए, और वायु नलिका की तरफ चला जाए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इससे आगे देखिए, अब यानी अब देखिए कभी कभी क्या होता है, यह जो एपिग्लोटिक्स होता है एक किसके कंट्रोल में रहता है, तो आप बताओगे यह ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। ब्रेन यानी कि जो अपना मस्तिष्क होता है, क्या होता है, आप बताओ, अपना जो मस्तिष्क होता है इसके कंट्रोल में कौन रहता है, एपिग्लोटिक्स रहता है। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, कभी कभी मान लीजिए अपन किसी की यादों में खोए हुए रहते हैं, यानी अभी कभी अपन सोचते हैं कि क्या ऐसा, कभी अपन ने ऐसा सोचा कि किसी के माइंड, अपना जो माइंड होता है यानी जो अपना ब्रेन होता है वह किसी के ख्यालों में खोया हुआ रहता है। तो उस समय क्या होता है, जैसे अपन खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ब्रेन को भाई सिग्नल देना है किसको, एपिग्लोटिक्स को, भाई तू किसको बंद कर दे, विंड पाइप को बंद कर दे। लेकिन ब्रेन तो भाई किसी की यादों में खोया हुआ रहता है, तो ब्रेन यादों में खोया हुआ किसी एपिग्लोटिक्स से पूछता है, ब्रेन से पूछता है एपिग्लोटिक्स, अरे भाई हमको किस तरफ जाना है, भाई ब्रेन कंट्रोल करेगा तभी तो उधर जाएगा। लेकिन ब्रेन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो एपिग्लोटिक्स खाना खा रहे हैं फिर किसको ढक देता है, फूड पाइप को ढक देता है, और भोजन किस नलिका में चला जाता है, अब बताओ, विंड पाइप में चला जाता है, यानी वायु नलिका में चला जाता है, जिसके कारण फेफड़े देखते हैं वो इधर से क्या आ रहा है, और उसको एक खींच के मारते हैं तो खाना खा निकल जाता है, बाहर की तरफ जाता है। कभी कभी भोजन क्या होता है, अधिकांश तरह नीचे की तरफ, बहुत ही ज्यादा नीचे पहुंच जाता है, यानी फेफड़ों से लगभग, तो फेफड़े क्या करते हैं, काफी तेज मात्रा में उसको धक्का मारते हैं, तो आपको महसूस ऐसा लगता है, ऐसा लगता है क्या, ऐसा होता ही है कि भोजन नाक के द्वारा खाना निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आई होप को आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी एपिग्लोटिक्स। और एक बात इसमें और याद रखनी है, इसमें भोजन नलिका में यहाँ पर मैं पॉइंट लिखता हूँ कि फूड, जो फूड पाइप होता है, क्या होता है, फूड पाइप, फूड पाइप जैसे हिंदी में अपन कहते हैं भोजन नलिका, भोजन नलिका में पाचन नहीं होता है। देखिए पाचन नहीं होता है, क्या याद रखना है, जो फूड पाइप है भोजन नलिका होती है, होता तो यह पाचन तंत्र का भाग है, लेकिन इसमें किसी भी चीज का पाचन नहीं होता है। जैसे माउथ के अंदर मैंने आपको बताया भी था, माउथ के अंदर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है आंशिक रूप से, लेकिन फूड पाइप की अगर देखा जाए तो फूड पाइप में किसी भी चीज का पाचन नहीं होता है, यानी इसमें डाइजेशन की प्रोसेस नहीं है। आपको फूड पाइप के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। यदि आपने अभी तक पेन और पेपर भी नहीं लिया तो पेन पेपर लेके बैठे हैं अगर मेरी क्लास कर रहे हो तो, ताकि आप चीज़ों को साथ ही साथ नोट करते चलें। ठीक है, मैं इसके लिए आपको अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, यदि आपने नोट नहीं किया है तो, और अगर साथ ही साथ नोट करोगे तो अच्छी बात है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आपको इससे आगे समझाने का प्रयास करता हूँ। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके भी इस तरह एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको फूड पाइप के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। अब आगे चलिए, इससे आगे समझते हैं। यानी तीसरा पार्ट खत्म हो गया अपना फूड पाइप। अब इसके बाद आता है स्टमक। क्या आता है, स्टमक, यानी जो अपना आमाशय होता है। क्या होता है, जो आमाशय होता है। अब आमाशय के बारे में अपन को क्या करना है, पढ़ना है। देखिए सबसे जो पहली क्लास थी उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक था। दूसरी क्लास में माउथ में जो टीथ वाला पार्ट था। टीथ के बाद एक क्लास में अपन ने टंग और जो अपनी सलाइवरी ग्लैंड होती है उनको कवर किया है। आज की क्लास में अपन ने फूड पाइप पढ़ लिया। अब आगे अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं नंबर 4 पे, जो स्टमक होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं आमाशय।
क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। ठीक है, स्टमक जो होता है इसको अपन क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। इसके बारे में समझते हैं। देखिए आमाशय क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो इसकी जो आकृति होती है, आमाशय के बारे में बात करें यानी इसकी जो शेप होती है, शेप यानी कि आकृति, या इसको आकार भी बोल सकते हैं। वह जो जे वर्ड होता है, कैसा कौन सा वर्ड होता है, जो जे वर्ड होता है उसके समान इसकी आकृति होती है। किसके समान होती है, आप बताओगे, जो जे सब वर्ड होता है, वर्ड यानी कि अक्षर होता है, उसके समान इसकी आकृति होती है। और यदि इसमें भोजन की बात करें तो इसके अंदर जो भोजन होता है, क्या होता है, भोजन एवरेज 3 से 4 घंटे, ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे इसमें भोजन पड़ा रहता है। यानी 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं होती है, इसके आगे भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें इसके पार्ट की, पार्ट यानी कि इसके भाग, किसके भाग, तो आप बताओगे इसके स्टमक यानी जो आमाशय होता है, इसके भागों की बात करें तो मेन रूप से जो आमाशय होता है यानी जो स्टमक होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। 3 भागों, पहले मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 2 नंबर 3। देखिए मैंने क्या बोला, जो स्टमक यानी कि जो आमाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है, आप बताओगे 3 भागों में बटा हुआ होता है। नंबर 1 पे आता है अपना कार्डिया, क्या आता है नंबर 1 पे, कार्डिया, हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में इनके लिए कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। नंबर 1 पे आता है कार्डिया। ठीक है, नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 पे इसमें आता है फंडस, क्या आता है, फंडस, हिंदी में भी सेम नाम है, फंडस। ठीक है, देखिए आमाशय कितने भागों में बटा है, आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे आमाशय जो अपना होता है वह मेन रूप से या मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ होता है। नंबर 1 पे आता है कार्डिया, नंबर 2 पे आता है फंडस, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आता है पाइलोरिक, सॉरी हाँ नंबर 3 पे आता है पाइलोरिक, क्या आता है, पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक, हिंदी में सेम नाम है इसका, पाइलोरिक, क्या होता है, पाइलोरिक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आमाशय यदि आपसे पूछा जाए कि आमाशय कितने प्रकार का होता है, सॉरी कितने प्रकार का नहीं, इसके कितने पार्ट होते हैं, पार्ट यानी यह कितने भागों में बटा हुआ होता है, तो आप बताओगे आमाशय मेन रूप से या मुख्य प्रकार से 3 भागों में बटा हुआ होता है। जिसमें सबसे पहले बात करें, सबसे पहला पार्ट होता है कार्डिया, नंबर 2 पे आता है फंडस, नंबर 3 पे आता है पाइलोरिक। ठीक है, अब जो पाइलोरिक होता है इसके सबसे नीचे वाले पार्ट में, पाइलोरिक के सबसे नीचे वाले पार्ट में पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पाइलोरिक वाल्व, इसको सेम हिंदी में नाम दिया जाता है पाइलोरिक कपाट, इन्हें क्या कहा जाता है, पाइलोरिक कपाट कहते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो छोटी आंत होती है उस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, यानी पाइलोरिक वाल्व तक ही, यानी जो पाइलोरिक वाल्व होते हैं वहीं तक आमाशय आपका क्या हो जाता है, खत्म, यानी जहाँ से फुट पाइप खत्म होती है वहां से क्या होता है स्टार्ट, और जो पाइलोरिक वाल्व होता है यहाँ पे आपका आमाशय आके खत्म हो जाता है। तो आप अपने को क्या याद रखना है, जो क्या होता है, जो आमाशय यानी जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले यदि इसकी आकृति की बात करें तो इसकी जी समान आकृति होती है। आपसे पूछे कि आमाशय में ऑन एन एवरेज भोजन कितने टाइम तक पड़ा रहता है, तो आप क्या बताओगे, ऑन एन एवरेज जो होता है वो 3 से 4 घंटे तक आराम से पड़ा रहता है, उसके बाद उसका पाचन होता है। अब बात करें इसकी पार्ट की यानी भागों की, तो आप जैसा देखा गया है या साइंस इसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो आमाशय होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। नंबर 1 पे आता है कार्डिया, नंबर 2 पे फंडस, नंबर 3 पे पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक के सबसे नीचे वाले सिरे में पाइलोरिक वाल्व पाए जाते हैं। अब मैं इसको एक डायग्राम की सहायता से आपको इन सभी चीजों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपकी ऊपर से क्या है, फूड पाइप, इसको अपन नाम देंगे फूड पाइप, हिंदी में जिसको आप क्या कहते हो, भोजन नलिका, भोजन नलिका। अब देखिए इस भोजन नलिका से कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्या जुड़ा रहता है, आप बताओगे आमाशय से जुड़ा रहता है, और यहाँ से आगे आके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए यानी ये आपका क्या है, आमाशय, यहाँ पर मैं लिख दूं आमाशय। अब देखिए आमाशय मेन रूप से कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो आप बताओगे आमाशय मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। तो अगर ऊपर वाले पार्ट की बात करें यानी इस एरिया की बात करें, इस वाले की,
तो ए वाला एरिया कौन सा होता है, आप बताओगे, ए वाला एरिया होता है कार्डिया। क्या होता है आप बताओगे, कार्डिया होता है। अब कार्डिया के बाद अगर ये इस वाले एरिया की बात करें, यहाँ तक ये सारा एरिया होता है फंडस। अब इसके बाद जो नीचे वाला एरिया, जो निचला एरिया है, इसमें क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक। और यहाँ पर जो यहाँ पे आपको ये गोल समान आकृति दिख रहा है, ये यही क्या होता है, तो आप बताओ यही होते हैं पाइलोरिक बाल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि अगर इसकी बात करें स्टमक की, तो मेन रूप से कितने पार्ट में बताए, अब बताओ 3 भागों में। नंबर 1 पे जिसमें अपन आता है कार्डिया, नंबर 2 पे आता है फंडस, नंबर 3 पे आता है पाइलोरिक। ठीक है, इतनी बात समझ। अब पाइलोरिक के सबसे नीचे वाले सिरे में क्या जुड़ा होता है, इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक बाल। यहाँ से खाना आगे की तरफ ट्रांसफर होता है। इतनी बातें, आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसकी भाग समझ में आ गए। अब बात करते हैं इसके जो होता है, इसके अंदर और कौन सी ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स यानी कि कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आपने पेन पेपर लेके बैठे हो, इसको साथ साथ नोट कर लिया होगा। यदि आपने पेन पेपर लेके बैठे यार, यदि आप क्लासें कर रहे हो तो पेन पेपर लेके ही बैठिए, तो इससे क्या होगा, आपको भी कहीं लिखने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए। अब आमाशय के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है, क्या पाई जाती है, आमाशय के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं। देखिए, जो आमाशय यानी कि स्टमक होता है, जिसको अपन ग्रंथ, जिसको अपन पेट बोलते हैं, पेट या उदर भी कहते हैं इसको, इसके अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जिन्हें हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो जठर ग्रंथियां होती हैं, मेन रूप से क्या होता है, यह अगर देखा जाए तो मेन रूप से इनका कार्य क्या है। भाई ग्रंथि हैं तो किसी ना किसी चीज का क्या करेंगे, सिक्रीट कर, उस किसी ना किसी चीज को सिक्रेट करेंगे, यानी किसी ना किसी चीज का उत्पन्न करेंगे, उनको श्रावण करेंगे, सिक्रेट करेंगे, नहीं करेंगे। ग्रंथि का मतलब ही क्या होता है, किसी ना किसी प्रोडक्ट को क्या करें, सिक्रेट। इनके बारे में आपको एक तो चीज याद रखना है, यह कहाँ पाई जाती है, पेट में पाई जाती है, पेट में पाई जाती है। क्या याद रखना है, जो जठर ग्रंथियां होती हैं मेन रूप से किसमें पाई जाती है, पेट या जिसको अपन स्टमक यानी आमाशय भी कहते हैं, या जिसको जठर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसको जठर भी अपन कहते हैं। अब अगली बात, यह जो ग्रंथियां होती हैं, यह जठर रस को बनाती हैं। जठर रस, जिसको अपन कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है, किसको बनाती हैं, तो आप बताओगे गैस्ट्रिक जूस को बनाती है। किसको बनाती है, या गैस्ट्रिक जूस को, यानी जठर रस का श्रावण करती है। ठीक है, अब इस यानी कि सबसे पहले आपको इसमें कौन सी ग्लैंड्स, स्टमक के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसका सिक्रेट करती हैं, या किसको सिक्रेट करती हैं, तो आप बताओगे यह सिक्रेट करती हैं किसको, यह सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को, यानी जठर रस को सिक्रेट करती है, यानी इसका श्रावण करती है। और यह कहाँ पाई जाती है, आमाशय यानी कि स्टमक के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं जो गैस्ट्रिक जूस होता है। क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है यानी कि जो जठर रस होता है, इसमें क्या कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें ऑक्जीनेटिक, कौन सा, ऑक्जीनेटिक कोशिका या जो पैराइटल कोशिका होती हैं, जहां एक अम्ल, यह जो क्या बनाती है, अम्ल बनाती है। देखिए, जो जठर ग्रंथियां होती हैं, क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां। इन जठर ग्रंथियों में क्या होता है, यह जठर ग्रंथियां बनाती किसको है, गैस्ट्रिक जूस को। लेकिन इन जठर ग्रंथियों में ऑक्जीनेटिक, इधर देखिए, हिंदी में से हम नाम देंगे इसको ऑक्सीनेटिक कोशिका। क्या है, जो ऑक्सीनेटिक कोशिका है, या जो पैराइटल सेल्स होती हैं, क्या बोलेंगे, इसके अलावा और जो कौन सी होती हैं, पैराइटल सेल्स, हिंदी में सेम नाम है पैराइटल कोशिका। देखिए, यानी कि जो ऑक्सीनेटिक कोशिका या जो इसमें जठर, किसमें, जठर ग्रंथियों में, या तो ऑक्सीनेटिक कोशिका या पैराइटल कोशिका जो होती है, यह मेन रूप से किसको सिक्रेट करती है, भाई सिक्रेट कर रहे हैं जठर रस को। लेकिन जठर रस के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन करती है, या किस चीज का सिक्रेट करती हैं, तो आप बताओगे यह दोनों मिलकर, यानी कि ये
दोनों मिलकर एक एसिड का निर्माण करती हैं। एसिड यानी कि एक अम्ल को बनाती हैं, जिसका अम्ल का नाम होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिंदी में सेम नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आप सब लोग जानते हो HCl क्या होता है। यानी देखिए जो जठर ग्रंथियां होती हैं उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ऑक्सीनेटिव और जो पैराइटल कोशिकाएं पाई जाती हैं वह एक एसिड बनाती हैं, जिसको अपन नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती हैं। अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, अब इसके अलावा देखिए जठर ग्रंथियों एक प्रकार की कोशिका, अब नेक्स्ट कोशिका आती है इसमें, और जो चीफ सेल्स होती हैं या जो पेप्टाइड सेल होती हैं, कौन सी होती हैं, चीफ सेल्स या पेप्टाइड सेल होती हैं। देखिए यानी मुख्य कोशिका क्या होती है, जो मुख्य कोशिका होती हैं या जो पेप्टिक सेल होती हैं, पेप्टाइड नहीं बोलेंगे इनको, पेप्टिक सेल, कौन सी, पेप्टिक। देखिए इसमें सबसे पहली जो ऑक्सीनेटिव कोशिका थी वो पैराइटल कोशिका थी, वो एक एसिड यानी कि अम्ल बनाने थी। अब इसी प्रकार से जो मुख्य कोशिका यानी कि चीफ सेल और जो पेप्टिक सेल्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, तो यह दोनों मिलकर एंजाइम बनाती हैं। यह दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, तो आप बताओ, यह दोनों मिलकर एंजाइम बनाती हैं। यह क्या बनाती हैं, आप बताओगे, यह दोनों मिलकर एंजाइमों को बनाती हैं। ठीक है, अब यह एंजाइम कौन कौन से बनाती हैं, तो आप बताओगे यह एंजाइम बनाती है, यह दो प्रकार के एंजाइम बनाती है। नंबर 1 पे आता है आपका पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम। नंबर 2 पे आता है रेनिन एंजाइम। देखिए हिंदी में सेम नाम है इनकी, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को क्या करती है, इन दोनों का एंजाइमों का क्या करती है, श्रावण करती है। अब देखिए, अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है यानी जो जठर रस होता है, जठर रस में आप क्या क्या बताओगे, तो जठर रस में किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप बताओ, इसमें पेप्सिन एंजाइम होता है, क्या पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है, HCl पाया जाता है। इसके अलावा और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है यानी जो जठर रस होता है, जठर ग्रंथियों में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 4 प्रकार की। सबसे नंबर पर आती है ऑक्सीनेटिव सेल्स और जो क्या होती है, पैराइटल सेल्स। यह दोनों मिलकर एक अम्ल बनाती हैं, जिसको अपन नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl कहते हैं। अब इसके बाद आती हैं आपकी जो चीफ सेल्स होती हैं और जो पेप्टिक सेल होती है। यह दोनों कोश में जो कोशिकाएं होती हैं वह दोनों मिलकर एंजाइम बनाती हैं, जिन एंजाइम का नाम होता है, एक का नाम होता है पेप्सिन, एक का नाम होता है रेनिन एंजाइम। ठीक है, अब बात करते हैं इस गैस्ट्रिक जूस होता है यानी जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके द्वारा कौन कौन सी, इसमें कौन कौन सी चीजें मिक्स होती हैं, यानी यह किस किस चीज का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले तो आप बताओगे इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें HCl ही पाया जाता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 2 पे क्या पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम में कौन से एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम में आप बताओगे एंजाइम कितने होते हैं, इसमें 2 एंजाइम होते हैं। नंबर 1 पे आता है पेप्सिन एंजाइम, नंबर 2 पे आता है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम आता है, पेप्सिन और रेनिन। यानी कि सबसे पहली बात करें, यदि इसमें जो जठर रस होता है उसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन, एक एंजाइम होता है रेनिन। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है। इसके अलावा इसमें होता है म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस, जिसे हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा कुछ नहीं होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको अपन म्यूकस यानी कि श्लेष्मा कहते हैं। और इसके अलावा इसमें होता है H2। क्या होता है इसके अलावा, और इसमें क्या होता है H2O, यानी जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जल। यानी अगर आपसे पूछेगा जो गैस्ट्रिक जूस होता है यानी कि जो जठर रस होता है वो किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, यानी किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, तो आपको बताना है। ये मेन रूप से 4 चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पे इसमें एक एसिड होता है, एसिड यानी कि एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
और इसमें आते हैं एंजाइम, इसमें एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम अगर देखा जाए तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं आप बताओगे? इसमें 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, दोनों चीजें याद रखोगे। इसके अलावा और इसमें होता है म्यूकस। म्यूकस यानी श्लेष्मा, एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है। और इसके अलावा होता है इसमें जल। नंबर 4 पे इसमें क्या ऐड होता है? इसमें जल भी पाया जाता है। किसमें? जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में पाया। यानी टोटल कितनी चीजें पाई जाती हैं आप बताओगे? 4 चीजें पाई जाती हैं। अब एक एक करके अपन क्या समझ लेते हैं। HCl का क्या कार्य है? एंजाइम जो पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, इनका क्या कार्य होता है? म्यूकस। यानी इन सभी चीजों के कार्य को भी अपन समझ लेते हैं। आई होप को आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे इसको साफ करके आपको आगे ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं इसको साफ करता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जो जठर रस यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसके अंदर सबसे पहला क्या आता है? तो आप बताओगे सबसे पहले इसके में पढ़ना है अपन को किसके बारे में? जो HCl होता है। HCl यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपने शरीर में क्या कार्य होता है, यानी पेट में यह किस कारण बनता है? तो देखिए HCl के कार्य, किसके कार्य पढ़ रहे हैं अपन? HCl के कार्य पढ़ रहे हैं। नंबर एक पे यदि HCl के कार्यों की बात करें तो यह जो जम्स होते हैं, क्या होते हैं? जो जम्स होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं? जम्स और बैक्टीरिया यानी कि विषाणु और जीवाणु। इनको क्या करने का कार्य करता है? तो आप बताओगे इनको मारने का कार्य कौन करता है? अपने शरीर में HCl करता है। देखिए, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो अपने मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है यानी जो लार बनती है, वह थोड़ी बहुत बैक्टीरिया को क्या करती थी? वहीं पर खत्म कर देती है। लेकिन क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया इतने हरामखोर होते हैं कि वो मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उससे मरते नहीं है। कहाँ चले जाते हैं? पेट के अंदर चले जाते हैं। तो पेट में क्या बनता है? HCl। HCl इतना खतरनाक एसिड होता है, जिस आपकी यदि स्क्रीन पर डाल दिया जाए यानी आपकी त्वचा पर डाल दिया जाए तो आप क्या हो जाएगी? आपकी त्वचा जलने लगती है। यानी इसी प्रकार यह विषाणु और जीवाणुओं को मारने का क्या करता है? काम करता है। यानी कीटाणु जीवाणु को मारने का काम करता है। देखिए, जब इसकी अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है? अधिकता का मतलब होता है जब अपने शरीर में ज्यादा मात्रा में HCl बन गया। जैसे अपन कहीं शादी में खाना खाने गए, बढ़िया बफर में, अब बफर में खाना खाया, खूब उमच के खाना खा लिया, तो पेट का अपने का यही सिद्धांत है, जितना ज्यादा खाना खाओगे आप उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो HCl आपके लिए फायदेमंद है ज्यादा? तो आप बताओ, बिल्कुल ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो वहां पे HCl की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। यानी अधिक मात्रा में क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? जो HCl होता है वो अधिकता हो जाती है, तब होती है आपको एसिडिटी। क्या होती है? एसिडिटी, जिसको अपन नाम देते हैं अम्लता। जिसको अपन क्या कहते हैं? अम्लता कहते हैं। जिसके कारण आपके शरीर में, आपके पेट में क्या होने लगती है? जलन होने लगती है और दर्द भी होने लगता है। देखिए, जब आपके आमाशय के अंदर HCl की मात्रा अधिक बन जाती है। HCl की मात्रा अधिक कब बनेगी? जब आपको खाना अधिक खाओगे। जब खाना अधिक खाओगे, जितना अधिक खाओगे तो अम्ल की मात्रा उतनी अधिक बनेगी। अब अधिक होने के कारण क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है अम्ल की, तो इसके कारण हो जाती है अपन को एसिडिटी। क्या हो जाती है? एसिडिटी, जिसको अपन अम्लता बोलते हैं, जिसके कारण अपने पेट में जलन और दर्द होने लगता है। इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं? तो आप बताओगे वही काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। इनो लो, क्या लो? इनो। तो जो इनो होता है, इसके राहत के लिए अपन क्या लेते हैं? इनो वगैरह लेते हैं, जिनको अपन जो इनो तो एक प्रकार का क्या है? एक मेडिसिन का नाम है, लेकिन इनको अपन नाम देते हैं एंटासिड क्षारक। क्या नाम देते हैं? एंटासिड क्षारक। क्या बोलते हैं इसको? एंटासिड क्षारक कहते हैं। अब एंटासिड क्षारक के रूप में अपन क्या क्या ले लेते हैं? तो आप बताओगे इनो ले लेते हैं, डाइजिन वगैरह की जो टेबलेट आती है, किसकी टेबलेट आती है? जो डाइजिन की टेबलेट आती है, उनको भी अपन क्या लेते हैं? तो यह भी क्या होती है? एक प्रकार के एंटासिड होते हैं। देखिए, जब आपको केमिस्ट्री के अंदर एसिड बेस एंड सोल्ट पढ़ाया जाएगा, यानी अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ाया जाएगा,
तो उस समय आपको बताया जाएगा कि जब एक हाईली एसिड यानी कि जो अधिक तो हाई एसिड होता है उसकी हाई बेस से रिएक्शन कराई जाती है तो एक सोल्ट बनता है और पानी बनता है। जैसे इस प्रकार से मैं समझाता हूँ, जो एनो होता है उसमें आता है MgOH का OH आता है, क्या आता है MgOH। एनो के अंदर MgOH आता है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। और अपने शरीर में कौन सा अम्ल बनता है, आप बताओ HCl। तो यह जो HCl होता है वो हाईली एसिड होता है और MgOH से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है MgCl। ये क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है। MgCl क्या बन गया, एक सोल्ट बन गया। और क्या बन जाता है, और क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि क्या बन जाता है, जल बन जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है और यह क्या होता है, जल होता है। लवण यानी एक प्रकार का सोल्ट बन जाता है जो अपने शरीर के लिए क्या होता है, नॉर्मली इसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। और जल बन जाता है। जल का तो आपको पता ही, जल का कोई पाचन नहीं होता है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और जल से किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी भी आपको नहीं मिलती है। तो आप बोलोगे सर जिंदा रहने के लिए पानी क्यों पीते, भाई एनर्जी नहीं मिलती है। तो भाई जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता है, लेकिन एनर्जी इससे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अब जो HCl होता है, इतनी बातें समझ में आ गई, यहाँ तक मैंने समझा दिया। यानी ये अब जब इसकी अधिकता हो जाती है उसको अपन एसिडिटी बोलते हैं, यानी अम्लता, जिसके कारण अपने पेट में दर्द एवं जलन होने लगता है। और इसके लिए अपन निवारण के लिए, किसके लिए, इसके निवारण के लिए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, निवारण के लिए। निवारण यानी कि किससे, आप बताओगे एसिडिटी राहत पाने के लिए या इसके निवारण के लिए अपन क्या करते हैं, एंटासिड क्षारक का प्रयोग करते हैं। और यह एंटासिड क्षारकों के रूप में अपन एनो या डाइजिन वगैरह की टेबलेट ले लेते हैं। एनो में क्या होता है MgOH और HCl अपने शरीर में बनता है, जिसकी क्रिया करके यह MgCl बन जाता है, यानी एक लवण बन जाता है और जल अलग हो जाता है। इस प्रकार हमारी क्या हो जाती है, जलन और दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे इसके कितने कार्य समझ में आ गए, 2 कार्य समझ में आ गए HCl के। एक तो नंबर 1 ये था, नंबर 2 इसकी अधिकता वाला था। अब इससे आगे की बात करें नंबर 3 की, तो यह क्या करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है, या एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय। यहाँ पे लिख दूं मैं, एंजाइमों को सक्रिय करता है। देखिए कोई भी चीज है या जो एंजाइम होते हैं अपने शरीर में, जो एंजाइम होते हैं यानी जो पेप्सिन और जो रेनिन एंजाइम होते हैं वह सोए हुए रहते हैं। जब वह सोए हुए रहते हैं तो क्या अपना काम कर पाएंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, वह यदि मान ली व्यक्ति होने के बावजूद यदि वह सो रहा है, क्या कर रहा है, यदि वह सो रहा है तो क्या वो अपने काम को कर पाएगा, वह अपने काम को भली भांति नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। तो यह जो एंजाइम होते हैं जो सोए हुए रहते हैं उनको जगाने का कार्य कौन करता है, तो आप बताओगे HCl करता है। क्या करता है, कौन करता है, HCl करता है। नंबर 1 पे आता है जैसे अपन जो पेप्सिनोजेन होता है, क्या होता है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन देखिए जो पेप्सिनोजेन होता है इसको इस जब सोया हुआ रहता है तब इसको नाम देते हैं पेप्सिनोजेन। जब यह एक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिव। एक्टिव मतलब यह जैसे ही वह सक्रिय होता है, यानी कि जैसे वह जब सुतल रहता है यानी सोया हुआ रहता है तब इसको पेप्सिनोजेन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही यह क्या हो जाता है, जग जाता है, तो इसका नाम हो जाता है पेप्सिन। क्या नाम हो जाता है, तो इसी को अपन क्या कहने लगते हैं, पेप्सिन एंजाइम कहने लगते हैं। नंबर 2 पे आता है अपना जो क्या होता है, प्रोरेनिन होता है। क्या होता है, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन होता है जब यह सुतल रहता है यानी सोया हुआ रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोरेनिन। लेकिन जब क्या हो जाता है, जब यह एक्टिव हो जाता है तब यह बन जाता है रेनिन एंजाइम बन जाता है। क्या बन जाता है, आप बताओगे, रेनिन एंजाइम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी एंजाइमों को एक्टिव कर रहा है, एक्टिवेट यानी उनके काम को करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है, सक्रिय कर रहा है। सक्रिय को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिव। यानी एंजाइमों को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, तो आप बताओगे HCl करता है, जो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में परिवर्तित कर देता है या बदल देता है। जब यह नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, देखिए जब यह दोनों एंजाइम पेप्सिन और जो रेनिन एंजाइम, यह दोनों जब नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं तब इनको बोला जाता है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। और जब एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो इन्हें बोलते हैं पेप्सिन और रेनिन एंजाइम कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
इसके आगे यदि बात करें जो HCl होता है, क्या होता है, जो HCl होता है वह पेप्सिनोजेन को किस में बदल देता है, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को किस में बदल देता है, रेनिन में बदल देता है। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम का। देखिए यहाँ तक अपन ने HCl का कार्य पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं अपने जो एंजाइम होते हैं, क्या आते हैं, एंजाइम। एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम आता है पेप्सिन, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन रेनिन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए समझते हैं तो किसके बारे में, पेप्सिन एंजाइम के बारे में। इधर देखिए पेप्सिन एंजाइम, देखिए पेप्सिन एंजाइम के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला इसका कार्य आता है। सबसे पहले यदि बात करें किसकी, जो क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम। तो यह सबसे पहले जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टॉन्स में बदल देता है, या जो पेप्टाइड में बदल देता है। किसको बदल देता है, प्रोटीन को। यह क्या करता है, प्रोटीन को जो कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है, या इसी को अपन कह सकते हैं पेप्टॉन्स। पेप्टाइड या पेप्टॉन्स में बदल देता है। रेनिन एंजाइम का, सॉरी पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, प्रोटीन को किसमें बदल देता है, आप बताओगे, पेप्टाइड या पेप्टॉन्स में बदल देता है। लेकिन यह याद रखना, जिस प्रकार आपके जो मुंह होता है, मुंह यानी जो माउथ होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत पाचन कहाँ हो जाता है, मुंह के अंदर हो जाता है। तो क्या वहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो गया था, आप बताओगे, कंप्लीट डाइजेशन वहां पर नहीं हुआ था। देखा जाए तो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे भी नहीं होता है, इसको आंशिक रूप से क्या कर देता है, इसका पाचन कर देता है। आंशिक रूप से यानी कि पार्शियल तरीके से इसका क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है। किसका, प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टाइड और पेप्टॉन्स में बदल देता है, आंशिक तरीके से। कंप्लीट यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट आगे चल के होगा जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो किसमें बदल देता है, वो कंप्लीट इसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या करता है पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड या पेप्टॉन्स में परिवर्तित कर देता है, यानी उनको बदल देता है आंशिक रूप से। आप क्या बताओगे, यह आंशिक रूप से क्या कर देता है, बदल देता है। अब इसके बाद बात करें, पेप्सिन एंजाइम हो गया। अब इसके बाद कौन सा एंजाइम आता है, तो आप बताओ, रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम आता है, आप बताओ, रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, जो मिल्क होता है, मिल्क यानी कि जो दूध होता है, क्या होता है, जो दूध होता है, इसमें एक क्या पाया जाता है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए मैंने क्या कहा, जो रेनिन एंजाइम होता है वह दूध, रेनिन एंजाइम का कार्य क्या है, जो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस केसिन प्रोटीन का क्या करता है, केसिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, या देखिए इसके बारे में अपन समझते हैं। इससे पहले आप इसको नोट कीजिए, 1 मिनट रुकिए, मेरे को कुछ काम है। चलिए देखिए, अब देखते हैं, यानी जो क्या होता है, मिल्क के अंदर यानी जो दूध होता है उसके अंदर केसिन प्रोटीन पाया जाता है। यह केसिन प्रोटीन क्या, केसिन प्रोटीन को जो रेनिन एंजाइम होता है, कौन सा, रेनिन एंजाइम। हिंदी में नाम सेम है, हिंदी में मैं बार बार नहीं लिखूंगा। जो रेनिन एंजाइम होता है, यह रेनिन एंजाइम इसको बदल देता है पैरा केसिन में। किसमें बदल देता है, पैरा केसिन में इसको बदल देता है। किसमें बदल देता है, पैरा केसिन प्रोटीन में बदल देता है। मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन में क्या करता है रेनिन एंजाइम, इसको पैरा केसिन में बदल देता है। अब पैरा जो केसिन होता है इसको पुनः कौन, अब ए वाला एंजाइम कौन सा, पेप्सिन,
अब दोबारा से ये पेप्सिन एंजाइम किस में बदल देता है, तो आप बताओगे इसको पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदल देता है। पेप्टाइड या पेप्टोन्स में कौन बदल देता है, तो इसको बदल देता है रेनिन एंजाइम। सबसे पहले केस मिल्क के अंदर जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है इसको कौन बदलता है, रेनिन एंजाइम किस में बदल देता है, केसिन प्रोटीन को बदला गया पाराकेसिन में। अब इसको पेप्सिन एंजाइम किस में बदल देता है, पेप्टाइड या पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बात और याद रखना, जो क्या होता है, जो अपना रेनिन एंजाइम होता है यह बच्चों में अधिक होता है। क्या होता है, बच्चों में अधिक होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब कोई भी बच्चा होता है, कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसके शरीर में क्या होता है, उसका जो आमाशय होता है इसमें रेनिन एंजाइम अधिक पाया जाता है। क्योंकि वह बच्चा क्या करता है, दिन भर दूध ही दूध पीता रहता है। क्या वो कोई भी ऐसी भोज्य पदार्थ अन्य चीजों को खाता है, आप बताओगे नहीं खाता है, तो उसके शरीर में रेनिन एंजाइम पाया जाता है अधिक। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कभी वो क्या कर देता है, जब वह वॉमिटिंग कर देता है यानी उल्टी कर देता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है दूध को किस में बदल दिया गया, दही में। यानी कि दूध को किस में परिवर्तित कर देता है, दही में बदल देता है। यानी दूध के पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम होता है, तो आप बताओगे रेनिन एंजाइम होता है। यानी दूध से पहले क्या बनेगा, दही, उसके बाद क्या होगा, पाचन। तभी जो अब इसका रेनिन एंजाइम जो होता है वह आयु की वृद्धि के साथ साथ इसकी मात्रा कम होती जाती है। जैसे वृद्ध लोग जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर उनसे बोलता है कि आप दूध ना खा करके आप क्या खाइए, दही खाइए, जिस आपकी सेहत के लिए और एक फायदेमंद रहेगा। ठीक है। और हमारे देखिए आमाशय के अंदर क्या होता है, तो आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, आमाशय के अंदर जो प्रोटीन होता है, आपको ने यहाँ पे किसका पाचन देखा है, प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन अपने मुंह के अंदर हो जाता है। आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे आगे की क्लास में अपन नेक्स्ट क्लास में अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारी बातों को कवर करेंगे। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को करें लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ कर दें शेयर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।